आइए इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। कैसे एक छोटा जोखिम भरा समुद्री स्टार्टअप एक ऐसे विशाल वैश्विक साम्राज्य में बदल गया जिसने दुनिया के आधे व्यापार को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो चलिए बिना देर किए इतिहास के इस सबसे बड़े और ताकतवर कॉरपोरेशन के पन्नों को पलटते हैं। 2,60,000। जरा सोचिए, ये किसी देश की आबादी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक अकेली कॉरपोरेशन द्वारा रखे गए निजी सैनिकों की संख्या है। ये बिल्कुल सच है। अपने चरम पर इस कंपनी के पास उस समय की ब्रिटिश सेना के मुकाबले 2 गुनी सैन्य शक्ति थी। एक व्यापारिक कंपनी और उसकी अपनी खुद की एक इतनी विशाल, अनुशासित और सच कहें तो बेहद घातक सेना। खंड 1, अल्टीमेट स्टार्टअप वेंचर, 16वीं शताब्दी में उच्च जोखिम और अत्यधिक इनाम। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 1500 के दशक के आखिर में फ्रांसिस ड्रेक जैसे खोजकर्ताओं के अभियानों से अकल्पनीय मुनाफा हो रहा था, कभी-कभी तो 5000% तक। जाहिर है, इतने भारी मुनाफे ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार जमाने की एक जबरदस्त होड़ पैदा कर दी। तो 31 दिसंबर 1600 को 200 से ज्यादा व्यापारियों और खोजकर्ताओं ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। स्पेन और पुर्तगाल के दबदबे को पूरी तरह खत्म करने और बेहद मुनाफे वाले मसाला व्यापार में उतरने के लिए उन्होंने 15 साल का एक रॉयल चार्टर यानी शाही फरमान हासिल कर लिया। देखा जाए तो ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा स्टार्टअप था। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों को शुरुआत में डच वीओसी के सामने काफी संघर्ष करना पड़ा। डच कंपनी के पास कहीं ज्यादा पैसा था, 50,000 कर्मचारी थे और 200 जहाजों का बेड़ा था। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हार मानकर अंग्रेजों को अपना ध्यान मसाला द्वीपों से हटाना पड़ा और उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। खंड 2, भारत में कदम, धनवान मुगल साम्राज्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। डचों के दबदबे से बचकर कंपनी ने मुगल साम्राज्य की ओर देखा, क्योंकि उस समय मुगल शहरों की बेतहाशा दौलत का एशिया के बाहर कोई सानी नहीं था। आखिरकार 1611 और 1615 में भारत के तटों पर कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर ही लीं। सर थॉमस रो के कूटनीतिक प्रयासों से एक बहुत बड़ी जीत मिली। सम्राट जहांगीर ने यह फरमान जारी किया जिसमें यूरोपीय दुर्लभ चीजों के बदले कंपनी को विशेष व्यापारिक अधिकार दिए गए। और बस इस एक कूटनीतिक जीत ने कंपनी के लिए भारत में व्यापार के सारे दरवाजे खोल दिए। दशकों तक कंपनी धीरे धीरे अपना रूप बदलती रही। मुगल दरबार में मेहमान बनकर आए व्यापारी 1686 के युद्ध में हारने के बावजूद डटे रहे। और फिर 1707 के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो उन्होंने उस अराजकता का पूरा फायदा उठाया। 1757 के प्लासी के युद्ध तक आते आते उन्होंने सीधे तौर पर इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। खंड 3, व्यापार से विजय तक, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण यानी हॉस्टाइल टेकओवर के लिए निजी सेनाओं का उपयोग। 18वीं सदी आते आते सब कुछ बदल गया। कंपनी की छोटी चौकियां अब विशाल किलों में तब्दील हो चुकी थीं। उनका मुनाफा अब साधारण व्यापार से नहीं बल्कि आक्रामक टैक्स वसूली और सैन्य कब्जों से आने लगा था। व्यापार अब सीधे तौर पर साम्राज्य विस्तार में बदल गया था। इस कॉर्पोरेट कब्जे की सबसे अहम कड़ी थे सिपाही। भारत में हजारों सालों से युद्ध के मैदान पर घुड़सवार सेना का जोर था, लेकिन कंपनी ने खेल पलट दिया। यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित इन्फेंट्री और मैदानी तोपों के दम पर कंपनी के कुछ हजार सैनिकों ने बार बार विशाल स्थानीय सेनाओं को धूल चटाई। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हो रहा था। इतिहास को सिर्फ राजाओं की नजरों से देखना काफी नहीं है, एक आम किसान के जरिए से देखिए। कंपनी की बेरहम कर वसूली ने पूरी खेती बाड़ी को तबाह कर दिया था। एक किसान की सुबह अब खेत सींचने के लिए नहीं बल्कि खौफ के साए में होती थी। उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद अच्छी फसल उगाने की नहीं बची थी, बल्कि कंपनी के क्रूर लगान वसूलने वालों से अपने भूखे बच्चों के लिए मुट्ठी भर अनाज छिपाने की थी। इस अंधाधुंध लूट का नतीजा बेहद खौफनाक था। 1770 का भयंकर अकाल, जिसमें 1 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए। ये इतिहास के सबसे क्रूर धन हस्तांतरणों में से एक था। खंड 4, एक वैश्विक एकाधिकार का निर्माण, दुनिया के आधे व्यापार पर नियंत्रण। जमीनी हकीकत कितनी भी खौफनाक क्यों न हो, कंपनी का मुनाफा लगातार आसमान छू रहा था। वे वैश्विक वाणिज्य पर छा गए थे और ब्रिटिश बाजार की सबसे बड़ी अकेली ताकत बन चुके थे।
अगर हम सिर्फ भारतीय कपड़ों के निर्यात का डेटा देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से बाजार पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने डच प्रतिद्वंदियों को मीलों पीछे छोड़ दिया था और यूरोप में लाखों कपड़े भेज रहे थे। उनका आर्थिक दबदबा बेतहाशा बढ़ रहा था। और ये दबदबा सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था। कंपनी ने साल्टपीटर यानी बारूद बनाने वाले सबसे अहम रसायन जैसी महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्तियों पर भी कब्जा जमा लिया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ इसके भारी अनुबंध हासिल किए, यानी अब युद्ध की अर्थव्यवस्था की चाबी भी कंपनी के ही हाथ में थी। कपास, रेशम, इंडिगो, चीनी, मसाले, सॉल्टपीटर, चाय, अफीम, ये सूची बहुत लंबी है। इन तमाम चीज़ों पर एकाधिकार का मतलब था कि 17वीं सदी के मध्य और 18वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया के कुल व्यापार का आधा हिस्सा सिर्फ इसी एक कंपनी की मुट्ठी में था। वाणिज्य के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी का असर सिर्फ एशिया या यूरोप तक नहीं रहा। अनजाने में ही सही, इसने अमेरिकी क्रांति की चिंगारी भी भड़का दी। 1773 में एक सरकारी बेलआउट के चलते कंपनी को अमेरिका में करोड़ों पाउंड बिना टैक्स वाली चाय डंप करने की छूट मिल रही, और इसी अनुचित लाभ से बॉस्टन टी पार्टी का ऐतिहासिक विद्रोह भड़क उठा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी सेना हो, जो दुनिया के आधे व्यापार को नियंत्रित करती हो, ऐसी कंपनी कंगाली के कगार पर कैसे पहुंच सकती है? ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी तरह से दिवालिया होने लगी? खंड 5, राष्ट्रीयकरण और पतन, मेगा मोनोपोली का अंत। इसके कई कारण थे। भयंकर कुप्रबंधन, बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, जिससे 1772 का ऋण संकट पैदा हुआ, और उनके लगातार बढ़ते सैन्य अभियानों का भारी खर्च। इन सब ने कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया। जिस कंपनी ने दुनिया भर से बेशुमार दौलत लूटी थी, उसे अंततः खुद को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े। इसके बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे संपत्तियां छिनी, और अंततः 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटिश सरकार को सीधे दखल देना पड़ा। शेष कार्यों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, और 1874 आते आते कभी अजेय रही ये कंपनी औपचारिक रूप से हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब असीमित कॉरपोरेट महत्वाकांक्षाओं को बेकाबू ताकत मिल जाती है, तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, ये हमने इस एक्सप्लेनर में अच्छी तरह देखा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज की दुनिया में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।